दोस्तों, जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता की। और सफलता की कहानी सीरीज में आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो है यामिनी जी। दोस्तों, कहते हैं कि कौन कहता है कि सफलता नहीं मिलता है? कौन कहता है जीवन में सफलताएं नहीं मिलती है? बस एक बार मेहनत तो समर्पित होकर करो। मेरा भी मानना है, जिसने कठिन मेहनत किया, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, जीवन में उन्हें ज़रूर सफलता मिली है। इन्हीं के प्रतीक है हमारी यामिनी जी। सबसे पहला सवाल मैं यामिनी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार किए और किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं? सर मैंने 10th 12th गवर्नमेंट स्कूल से किया है। फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया डीयू से। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, भगिनी निवेदिता कॉलेज, वहां से मैंने बीए किया। उसके बाद मैंने बीएड किया है सीआरएस यूनिवर्सिटी से, जींद की यूनिवर्सिटी है ये, बीएड किया सर। उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन लिया डीयू में ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में। हाँ सर, बीए में भी मैं टॉपर रही हूँ और एमए में भी अपने कॉलेज में। उसके बिल्कुल। बाद सर मैंने फिर नेट की तैयारी करनी शुरू करी है सर। एमए में तो जैसे मैंने बीएड की थी, उसके बाद मेरा सीटेट निकला नहीं था। जब मैं बीएड कर रही थी, सीटेट के फॉर्म ही नहीं निकले थे। जब मैं एमए में गई तो सीटेट के फॉर्म निकले, तो मेरा ध्यान सीटेट पे ही था, एमए पे कम था। और नेट तो शायद मेरे दिमाग में नहीं था कि नेट भी करना है। मैं सीटेट ही फोकस था, सीटेट किया। उसके बाद मेरी एमए भी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने नेट पे ध्यान दिया कि नेट भी करना है। फिर मैंने मैम से बात करी, मेरी एक मैम थी बीए की, उनसे बात की। मैं उनके बहुत कांटेक्ट में हूँ। मैम मुझे समझाते रहते हैं हमेशा। मैम ने मुझे बताया कि बच्चे कोचिंग ले लो, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। अगर सेल्फ स्टडी करके करोगे तो कोचिंग में तो गाइडेंस मिलेगी सर, तरह तरह के नोट्स देंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। तो फिर मैंने मैम से ही पूछा कि मैम, मैंने आज तक कोचिंग किया, मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ा है, तो कोचिंग आप ही बता दो मुझे, कोई अच्छा सा हो। मेरे आसपास में भी ऐसा कोई नहीं है जो कोचिंग लेता हो। तो मैम ने मुझे एक लड़की का नंबर दिया, गायत्री का। वो मैम के अंडर रह के पीएचडी कर रही थी। तो मैंने उनसे, दीदी से बात करी, गायत्री दीदी से। दीदी ने मुझे आपसे मिलवाया सर, आपका नंबर दिया। तब मैंने आपसे बात करी। आपने सारा मुझे प्रोसेस समझाया। तब सर मेरे को ना फीस थोड़ी ज्यादा लग रही थी, और मैं आपसे बोल भी रही थी कि मैं फीस ज्यादा सर मैं नहीं लूंगी, कोचिंग नहीं लूंगी। तो फिर सर आपने मुझे समझाया और थोड़ा सपोर्ट भी किया फीस के मामले में। और सर क्लासेस मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ा बस भी। लेकिन जब बिल्कुल। ना सर, अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो पैसे ना वसूल हो गए हैं। आपने सारा इतना समझाया बुझाया, सब कुछ एक एक चीज पे इतना ध्यान दिया, ऐसा लग रहा है वो फीस ना आपकी बहुत थोड़ी थी, जितनी आपकी मेहनत है। शुरू में तो मेहनत दिखी नहीं थी आपकी, अब दिख रही है ना कितना पढ़ाया आपने, अच्छे से समझाया सब कुछ। अब तो ऐसा लग रहा है वो फीस वो वसूल हो गई। अब तो सर काफी अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यामिनी जी, आपका जो है जीआरएफ, पहले नेट भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट जीआरएफ हुआ है ना? हाँ तो जी, ये हाँ बहुत जी। बड़ी सफलता है कि पहली बार में जीआरएफ ले लेना। ये बहुतों का सपना होता है कि जीआरएफ तक पहुंचना, और सबसे पहले तो जीआरएफ के लिए बहुत-बहुत बधाई फिर से। मैं आपसे थैंक यू। पूछना चाहूँगा कि कोचिंग जॉइन करने से पहले और कोचिंग जॉइन करने के बाद आप में क्या बदलाव आया? क्या देखा आपने नया चीज़? सर बदलाव तो बहुत ज्यादा आया है। जैसे सर, अगर मैं ली तो नहीं मैंने और जगह कहीं कोचिंग, लेकिन अगर लेती तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है, या फिर जो बच्चे मुझे बताते हैं कि जैसे मान लो छायावाद पढ़ा रहे हैं, तो ये बताया छायावाद में ये कवि हैं कि ये रचनाएं हैं, आगे बढ़ गए। प्रगतिवाद में कि ये कविता है, ये इनके कवि हैं, आगे बढ़ गए। लेकिन सर आपने क्या किया, छायावाद की पहले तो हमें पृष्ठभूमि अच्छे से समझाई, 2 3 क्लास तो उसी पे लिया है कि छायावाद क्यों पनपा, धीरे धीरे उसका विकास क्यों हुआ, क्यों समाज में आया, फिर कैसे कैसे उसका विघटन हो गया। सारी बातें समझाई, जिससे हमें सिर्फ न सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव पे भी पकड़ बनी है। और सर जैसे सच बताऊं तो हमें ना बीए में हिंदी ऑनर्स ही था, पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो याद ही नहीं है। विद्यापति ये लगता था भक्ति काल के कवि है। सर आदिकाल के बारे में इतना बता दिया कि हम उसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, औरों को बता सकते हैं। है ना, छोटी छोटी बातें जो पता भी नहीं था वो भी पता चली है सर। और जैसे सर सबसे बड़ी बात है
कि जब मैंने कोचिंग से पहले एक बार रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास उसे पढ़ने की कोशिश की थी, क्योंकि मैम बहुत कहती थी कि इस बुक के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सर उस बुक को हाथ लगाते ही डर लगता था, इतनी टफ लैंग्वेज या फिर समझ में नहीं आती थी, वो वापस रख दी। लेकिन जब आपने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य आदि काल प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ाया, एक तरह से आपने आधार बना दिया हमारा, उसके बाद जब मैंने वो बुक पढ़ी सर, तो वो ना एक तरह से सारे लेयर्स क्लियर होते चले गए, इतनी समझ में आने लगी वो बुक कि अब वो मैंने एक दो बार पूरी पढ़ लिया है और वो पढ़ के ही जेआरएफ तक पहुंचे हूँ सर। बेस बिल्कुल, बना बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद सेल्फ स्टडी भी जरूरी होती नहीं, है। नहीं, बिल्कुल, मैं कहते भी रहता हूँ कि एक बुक को ज़रूर आधार बनाइए, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। एक सवाल जो बच्चे बार-बार मुझे फ़ोन आता है, पूछते रहते हैं कि सर सिर्फ़ आप यूट्यूब पर किसी प्रचार के लिए कोडिंग डाल देते हो या संपूर्ण साहित्य कोडिंग में कराते हो आसान भाषा में? तो आप चूँकि संपूर्ण सिलेबस पढ़े हैं, तो उन बच्चों को ज़रूर आप बताएँ कि हम किस तरह कोडिंग करवाते हैं और किस तरह कोडिंग का क्या हाल होता है? सर जो आपकी कोचिंग है उसमें सारा खेल तो कोडिंग का ही है। एक बार पता है कोडिंग थी आपने इतनी अच्छी कराई कि मेरे को लगा कि आपने वो जो बुक्स थी, वो जितने भी कवि थे उनकी जो रचनाएं हैं उन पे कोडिंग नहीं की, जो आपकी कोडिंग है ना उन पे रचनाएं बनी है, इतनी परफेक्ट थी आपकी कोडिंग। और सर सच बताऊं तो जब मैं पेपर दे रही थी ना नेट का, एक क्वेश्चन आया था कि श्रृंगार प्रकाश करके किसकी रचना है, श्रृंगार से संबंधित थी, तो 4 आचार्य के नाम दिए हुए थे। सर मैंने उसके क्वेश्चन को बहुत देर देखा, समझ में नहीं आया किसकी है। जब सर मेरे को ऐसा लगा कि आप कि जो महिला है वो श्रृंगार करके भोजन करने जाती है, भोजन यानी भोजराज। सर एकदम ऐसे दिमाग आया कि इसका आंसर तो भोजराज है। ऐसे ऐसे दिमाग में पढ़ रही थी, ऐसे जैसे आपकी क्लास चलती थी, ध्यान से सुनते थे, तो ऐसे चला रहा था जैसे आप ना सारे क्वेश्चन के आंसर बताते हुए चल रहे हो साथ 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 साथ। और जो हम समय की कमी के कारण जो बुक पूरी पढ़ नहीं पाए, जैसे वो गद्य विधाएं पढ़ नहीं पाए, आत्मकथा ये हो गया सर, जो उनके बाद में आपने उनकी स्टोरी हमें सुनाई थी, उनके पात्र याद करवाए थे, उससे भी बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि पात्रों के नाम तो काफी पूछे गए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि हम संपूर्ण साहित्य कोडिंग में करवाते हैं, मानते हो? बिल्कुल कराते हो बिल्कुल, कोडिंग बिल्कुल। सर सारा, वरना इतनी रचनाएं तो तो कैसे क्योंकि बना बहुत सकते। सारे बच्चों का आता है कि सर आप तो प्रचार के लिए डाल देते होंगे, आगे नहीं करवाते होंगे। तो मेरा मानना है कि संपूर्ण साहित्य ही कोडिंग में आसान कोडिंग का भाषा। खेलता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और आता है जो ख़ास करके जो नए बच्चे हैं, वो नए बच्चे के मन में बड़ा डर रहता है, ठीक है? कि हमारा फ़ी लग जाएगा। मैं सामान्य चीज़ें ही आपसे जानता हूँ कि डर रहता है। उन नए बच्चे जो क्लास जॉइन करना चाहते हैं, उस पर आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं उन्हें? सर हम फोर्स तो कर नहीं सकते किसी को, हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हम सामने वाले को समझा सकते हैं। और रही बात, आप डेमो क्लासेस भी देते हो पूरी 1 वीक की, तो सर मेरा मानना ये है कि अगर किसी को नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी को नेट क्लियर करना है, जेआरएफ तक पहुंचना है, तो एक बार क्लासेस देखने में, डेमो लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो इतना टाइम वेस्ट होगा, उसमें फीस की तो कोई बात नहीं है। तो देखने में तो बोलते हैं ना, देखने के पैसे लगते हैं, तो वही बात है, एक बार देखने में क्या हर्ज है, देख लो। और 100% है जो देखेंगे ना, और जो जिनको सीरियसली पढ़ाई करनी है वो जरूर आपके पास आएंगे। सर हमने भी तो यही किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और है कि जैसे कि जो प्रथम पत्र है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो हिंदी तो पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कल यही बात जो है हमारी किरण भी बोल रही थी कि सर फर्स्ट पेपर भी ज़रूरी है, कि हम एक पेपर से जेआरएफ नहीं ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? सर ये बात तो सही है, ये तो एक बार आपने भी हमें बताया था कि हिंदी सिर्फ नेट करा सकती है, जेआरएफ के लिए तो फर्स्ट पेपर भी उतना ही कीमती है। सर क्या होता है कि जो हम हिंदी वाले बच्चे हैं, उनका ये जो फर्स्ट पेपर है, ये एरिया थोड़ा वीक होता है और उस पर काम करने से हम डरते भी हैं। लेकिन आप मैथ्स, रीजनिंग ऐसे पढ़ाते हो जैसे नया बच्चा है, बिल्कुल नया है, उसको मैथ्स का मान लो काउंटिंग भी नहीं पता, ऐसे बच्चे को आप बिल्कुल आधार से पढ़ाना शुरू करते हो और उसको एक ऊंचाई तक ले जाते हो। सिर्फ जेआरएफ ऐसे ही तो नहीं हो जाता, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बच्चे के पास कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो सीखा होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सर आधार से शुरू करके तब ऊंचाई तक ले जाना, और ऊंचाई तक तो सर फिर अपने आप तो फिर बच्चा कर ही लेगा, अगर उसका आधार मजबूत है फिर तो आगे तो वो खुद भी कर सकता है। सर आप, सबसे बड़ी बात है कि आप आधार बनाते हो, आप नींव रख देते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे जाएँ, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जैसे कि आपके हस्बैंड से कल बात हुई है, मैं चाहता हूँ यहीं ना रुकें,
पीएचडी में एडमिशन लें और आईएएस बने। मेरा बड़ा सपना है, मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा था, बड़ा लंबा संघर्ष किया, लेकिन मैं खुद नहीं बन पाया। तो हमने नेट जीआरएफ के बाद एक मिशन और शुरू किया है, खास करके जो हमारे जीआरएफ बच्चे हैं वो एडमिशन लेकर के एक टक्कर और वो जो दे। मैं किरण को भी बोला, आपको भी बोलता हूँ, इन पर सोचना है। क्यों नहीं, जब एज है तो मैं दे क्यों नहीं सकता। मेरा पर्सनल मानना है कि आप उधर भी सोचिए, और हर बच्चे को, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो हमारे खास करके जीआरएफ बच्चे हैं, वो जरूर एक और रास्ता लेकर चले। और मैं चाहता हूँ आईएएस बने, और उनमें मैं पूरी मदद करूँगा जितनी भी हो सकता है। जितना आपने मेरे पास नेट में पढ़ा है उससे किसी भी लेवल में मैं कम आपको मदद नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी, आपने टाइम निकाला। तो दोस्तों, आज हम यामिनी जी से बात कर रहे थे। इन्होंने पहली बार में नेट और जीआरएफ दोनों क्वालिफाई किया है। जहाँ तक मेहनत की बात है, पिछले 7-8 महीने से हम साथ रहे हैं, और साथ में इन्होंने कठिन मेहनत किया है। हर दिन एक एक चीज़ों को तैयार करना, डिस्कशन करना। यानी एक चीज़ और भी याद है कि सैटरडे के डिस्कशन क्लास में कोई नहीं आता है, बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन आप हर डिस्कशन में आते थे। ये भी एक सफलता का राज है। बहुत सारे बच्चे को मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो सैटरडे के डिस्कशन क्लास में गायब हो जाते हैं। तो डिस्कशन क्लास का आप क्या रोल मानते हो यामिनी? अंतिम सवाल यही है, मुझे याद आ गया। डिस्कशन का ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे आप बच्चों को पूछने को देते हैं, इससे क्या होता है, उनकी जो क्वेश्चनिंग स्किल है वो भी डेवलप होती है, और जो फिर हम आंसर करते हैं सर, आपस में ना एक तो डर खत्म हो जाता है, और बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो भी आता है, और फिर ये हो जाता है बच्चे को कि मुझे आता है, मैं और करूंगी। जैसे सर मान लो मैंने नहीं बताया किसी क्वेश्चन का आंसर, और बच्चे जो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो सर वो क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी कंपटीशन भी कंपटीशन। होता है। जी सर, बिल्कुल। तो सर उससे ये होती है कि आज मैं नहीं कर पाई तो कल मैं भी करूंगी, और अगर करती हूँ तो भी एक दिमाग में आता है कि और अच्छा करना है, तो मतलब करो या ना करो सर, वो मोटिवेशन तो मिलता ही है। और सर बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ी बात तो ये है कि जो आपने संघर्ष किया है उससे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है। सर जितना भाव आपको था उतना हमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ना इतना अभाव था फिर भी इतना कुछ किया है, तो हमें सोचते हैं हमारे पास इतना भाव नहीं है, हम भी कर सकते हैं। और सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप हमें आपका आप ही का प्रेरणा मिलती है, बार बार आपसे ही प्रेरणा मिलती है, और आप देते रहते हो बार बार मोटिवेट, तो आप क्लास के बीच में करते ही रहते हो सर। तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। भटकने नहीं पाते हैं, बिल्कुल, भटकते हम नहीं। बिल्कुल हमारी कोशिश होती है। तो मैं सारे बच्चों से कहना हो चाहूँगा कि हमारा मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है, सैटरडे को डिस्कशन होता है। जो नहीं पढ़ रहे हो वो भी डिस्कशन में भाग लोगे, बहुत फ़ायदा होगा। और जो पढ़ रहे हो, हमारी बात तो कम मानते हो, लेकिन यामिनी जी सक्सेस है, अब इनकी बात मानो। मैं इसी के थ्रू कहना चाहता हूँ कि सैटरडे के डिस्कशन क्लास में ज़रूर सब भाग लें, उनका बहुत फ़ायदा होता है। तो आज का इंटरव्यू इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी। और फिर मिलते हैं दोस्तों नए स्टूडेंट के साथ, और उनकी भी सफलता की कहानी को मैं आपसे बताऊंगा। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।